एक दिन ऐसे ही बचपना वाला सवाल होता है ना गुरु से, पिताजी से बोल दिया तो उन्होंने इतना बड़ा डांट लगाई, बहुत बड़े कूड़ हो तुम, आफताबे मौसकी का गाना समझ में नहीं आ रहा है बेटा। ऋषभ लगा दिए तो लगा कि 200 ट्यूबलाइट एक साथ जल गया। कितनी सच्चाई थी उन सुरों में। दादाजी के जो एक्सप्लेनेशन और हम लोग को जो रसास्वादन होता है ना, ये कहीं ना कहीं आज के जमाने में कहीं मुझे लगता है खटकता है, ये मिसिंग है। तो वहां से निकले तो वो चले गए कोल्हापुर साइड, मीरज के साइड में। मीरज में वहाँ जाके तो वहाँ क्या हुआ, घराना देखिए कैसे बनता है कि ये कहाँ से आए खां साहब, अरे भाई ये कैराना से आए हैं। तो कैराना जो है किराना बन गया, अपभ्रंश हो गया। अब उस्ताद फैयाज खां साहब आगरा से निकल के बड़ौदा चले गए। तो वहाँ ये हुआ कि अरे क्या गायक आए हैं यार, ये कहाँ के गायक हैं, आगरा से आए हैं। वो आगरा घराना बन गया। जयपुर अतरौली ये निकला आपके जयपुर से, अतरौली से निकला, एक्चुअल में अतरौली से निकला, वो जयपुर आया, जयपुर से बॉम्बे गया। अलादिया खां साहब, वहरे वहीद खां साहब, ये ट्रैवल करके। और 95% घराना आपको सारा यूपी के इर्द गिर्द मिलेगा। यूपी जी, रामपुर साहसवान घराना, तबले महाराजाओं की प्रेशर है और वहाँ की डिमांड की वजह और से भी, डिमांड की वजह से। और यहाँ देखिए मैं धार्मिक भी व्यवस्था की बात करूँगा, क्योंकि सभी यूपी में ये गंगा के किनारे बसे हुए गांव हैं जी। ऊपर से मथुरा, वृंदावन, अयोध्या दोनों यूपी में। और खां साहब लोग 90% कंपोजिशन वो करते थे कृष्ण के लिए, राम के लिए करते थे। रस खान जैसा कभी भी कृष्ण के लिए कहा बात। तो वो जमीन का, वो ब्रज का एक जो इलाका है, तो वो असर किया। और इससे इतना सारा हमारे पास में खजाना आया, बंदिशों का खजाना आया, और उसमें उनका अपना अप्रोच आया। अब फैयाज खां साहब का गाना जो था, बचपन में मैं करीब 7-8 साल का था, रिकॉर्ड में सुना तो बड़े पावर से गाते थे। वो 56 इंच की छाती और वो टोपी, और हम तो देखे भी नहीं थे, मेडल लगी हुई तस्वीरें, पूरा यहाँ से यहाँ तक मेडल लगा है, काली टोपी पहने हुए हैं। और उनका बड़ा पावरफुल गाना, लेकिन बड़ा रफ है, झन 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 बाजे रे झन झन झन। अब ये जब सुना, और उस जमाने में आमिर खां साहब और गुलाम अली खां साहब भी आ गए थे। हम इनका गाना तो फैयाज खां साहब का तो रिकॉर्ड में सुने, और गुलाम अली खां साहब इन लोगों को भी रेडियो में सुने, लेकिन उसमें नरमी और मुलायमियत, तो वो ज़्यादा प्रभावित किया। तो एक दिन ऐसे ही बचपना वाला सवाल होता है ना गुरु से, पिताजी से बोल दिया तो उन्होंने इतना बड़ा डांट लगाई, बहुत बड़े कूड़ हो तुम, आफताबे मौसकी का गाना समझ में नहीं आ रहा है बेटा। ऋषभ लगा दिए तो लगा कि 200 ट्यूबलाइट एक साथ जल गया। कितनी सच्चाई थी उन सुरों में। अब ये समझ में नहीं आया कि 200 ट्यूबलाइट कैसे जल जाएगी एक साथ। सुर की सच्चाई। तब उन्होंने समझाया कि बेटा तोड़ी गा रहे थे फैयाज खां साहब कलकत्ता में, खाली ऋषभ पे जाके ऐसे खड़े हो गए तो ऐसा लगा कि इतना रोशनी का पुंज उत्पन्न हो गया, सूर्य आ गया सामने, इतना रोशनीदार सुर। दादाजी के जो एक्सप्लेनेशन और हम लोग को जो रसास्वादन होता है ना, ये कहीं ना कहीं आज के ज़माने में कहीं मुझे लगता है खटकता है, ये मिसिंग है। वो कि ऐसा खरज लगा कि बेटा कि मन के ऊपर किनके लिए बोले थे कि मेरे पर नाना थे नानक प्रसाद मिश्रा जी, जो नेपाल दरबार के राजगुरु थे। तो पूरिया उनका इतना जैसे वैसे ही बिल्ट थे, हैवी बिल्ट थे, और वजन था उनके गाने में। तो बोले बेटा पूरिया में नीचे के मध्यम पे ननकू लाल जी, उनको ऐसे बुलाते थे वैसे नानक प्रसाद मिश्र, ननकू लाल जी नीचे के मध्यम पे उतर जाते थे तो लगता था कि 40 किलो का पत्थर छाती पे रख दिया किसी ने, इतना वजन उस मध्यम कि अब आप जब खरज गाएं तो आपके कम से कम मन में वो खरज घूम रहा है।
या अब वो हमारा ऋषभ तो लगाएं। 50 ग्राम का भी नहीं लगेगा। नहीं, जो बात सत्य लेकिन है, अप्रोच कैसे बदल लेकिन जाता है अप्रोच तो रखिए आप। तो आपको ऐसे कौन से गायक थे जब आपने शुरू किया जिनसे प्रभावित हुए आप? हम लोग सभी से प्रभावित हुए। अच्छा। कारण ये है कि हमारा विंडो जो है वो हमारे ओपन कर दिया गया। पिताजी ने कहा कि बेटा जितने विद्वान हैं, किसी घराने के हो, किसी घराने के हों, उनकी जो अच्छाई है उनको अपनाओ और अपना बना लो। हाँ, वही तो बात है। तो हम लोग नजाकत सलामत खां साहब को लाइव सुने, उनका भी असर हुआ। ओमकार नाथ ठाकुर जी को सुने, स्वर लगाने का क्या पावर था, और 4 तानपुरे के ऊपर उनका स्वर बोलता था, सारंगी और हारमोनियम के बावजूद ऐसा लगता था कि कोई शेर दहाड़ रहा है। और तो उस समय इतना माइक्रोफोन का वो भी नहीं खराब था। माइक्स होते हाँ, थे। खराब एक माइक से सामने इतने रिबन इतने माइक्रोफोन दूर। है। भीमसेन जी को सुना, यहाँ माइक है, वो गा रहे हैं यहाँ से, और लग रहा है कि अभी माइक भी फट कितनी जाएगा। वीडियोस हैं सर, हम तो देखते हैं। अभी मैं तो ये भी बात बोलता हूँ, जी कोई को तो मैंने वैसे भी लाइव सुने आप, तो क्या हर सांस, गवैये क्या का, आवाज, आमिर क्या खां साहब का, आमिर खान साहब तो क्या गुलाम अली खां साहब, मतलब हर गवैयों को हम लोगों ने अपने हृदय में गुरु स्थान दिया। और कहीं ना कहीं झलकियां ऐसी दिखती हैं नहीं, कुछ कुछ चीजों में। उनको याद करते हैं। एक सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि आज से करीब 30 साल पहले, बहुत ही सुंदर बात है। 25-30 साल पहले, अचानक से राजन भैया हर जगह कहने लगे कि मैं कहाँ गाता हूँ। गाते तो वो लोग हैं। तो मैं अपने मन ही मन में बड़ा सोचता था कि गा तो रहे हैं, कंठ इनका है, गला इनका है, मुंह इनका है, और ये बोल रहे हैं कि कोई और गा जाता है। तो मेरे समझ में बात नहीं आती थी। हमने कहा कि यार शायद पब्लिक को रिझाने के लिए ये बोलते हैं कि कोई और आके गा जाता है। एक बार हम लोग यही कोमल निषाद के प्रोग्राम में बड़ौदा में गा रहे थे, और करीब 30 साल के बाद में वो जो ऑर्गेनाइजर हैं शंकर झा, वो हर बार अपनी फरमाइश मनवाते हैं। तो उन्होंने कहा पंडित जी आप तो हर वर्ष आते हैं और हर वर्ष मेरे कहने से गाते हैं, आप लोगों का सारा राग सुन लिया हूँ, करीब करीब भोपाली नहीं सुना हूँ, तो इस बार भोपाली गाइए। तो भैया उनसे क्या बोलते हैं कि अरे शंकर भाई अब भोपाली से डर लगने लगा है। तो बोले क्या मजाक करते हैं, आप जैसा गवैया भोपाली से डर रहा है। भोपाली तो बच्चों का बच्चों का राग है, शुरुआत का राग है। तो बोले इसीलिए डर लगने लगा, जब से शुद्ध कल्याण और देशकार गाने लगे तब से भोपाली से डर लगने काफी लगा, करीबी। एकदम करीब है। तो बोले अब जो भी है गाना तो आज भोपाली सुनना है। तो करीब 28, एक जमाने में बचपन में हम लोगों का भोपाली बड़ा तैयार था। हाँ, खूब रियाज मारे थे पिताजी 5 सुर के रागों में, भोपाली और ये मालकौस, मेघ, कि बेटा 7 सुर के साथ साथ 5 सुर का भी प्रैक्टिस करो। तो बड़ा तैयार गाते थे, लेकिन वो छूट गया तो छूट गया। लेकिन वहाँ फिर भैया बोले ठीक है, भोपाली से प्रार्थना करते हैं कि वो आ जाएं और गा दें। तो खैर प्रार्थना करके गाना शुरू हुआ, और एक भोपाली का रिकॉर्ड सुने थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब का, क्या गाया है भोपाली उन्होंने। तो जब वो लय का एक गति आया, उसमें एक मेरी भी कंपोजिशन थी, बड़े मैं डर के भैया से बताता था कि मैंने भी कुछ कंपोज किया है, लिखा है। क्योंकि वो भी बहुत बड़े कंपोजर थे। तो ऐसे ही हमने धीरे से, कुमार बोस जी थे, हमने कहा कि देखिए एक मैंने भी कोशिश की है, सा प्रथम सुर रे मन गान कर ले, पंच परमेश्वर को तू ध्यान धर ले, करके ये कंपोजिशन था मेरा। तो बोले क्या सुना रहे हो तो बड़े डरते डरते हमने कहा ऐसा है। बोले यार ये तो बड़ा अच्छा कंपोजिशन है। सा प्रथम सुर, सा प्रथम सुर, सा प्रथम सुर, रे मन तू ध्यान धर ले, सा प्रथम सुर, सा प्रथम सुर, रे मन तू ध्यान गान कर ले, सा प्रथम सुर।
पंच परमेश्वर को निस दिन ध्यान धर ले, सा प्रथम सुर सा। तो बड़े खुश हुए, तो बोले तो बड़ा अच्छा है। बंदिश है, बड़ी सुंदर बंदिश। तो स्टेज पे तो हम लोग कुछ और गा रहे थे, आदि देव महादेव अनादि याद, अब ये गा रहे थे। अचानक वो अनाउंस कर दिए कि अरे साजन भाई ने बड़ी अच्छी रचना बनाई है, सुनिए। तो मुझे तो थोड़ा सा पसीने भी छूटे कि एकदम से। तो खैर सा प्रथम सुर हो गया, अब उसको वो सजाने लगे। तो एक जगह आ गया, सा प्रथम सुर सा, अब यहाँ रिदम चल रहा है। अब यहाँ अचानक मुझे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब की तान याद आई कि 5 सुर में उनका जो सपाट आया है, सारे ग पधा सारे ग पगरे सा पगरे सा सा सा, अब ये दर्जा है। अब वो ख्यालात में आ गया। तो हमने आंख बंद करके खां साहब को याद किया। हमने कहा खां साहब एक तान मरवा दीजिए आज। बड़का पापा ना ईश्वर सुरमंडल से जानता है। इशारा एक देते थे पापा को, पॉइंट। हमारे ना भैया बीच बीच में ऐसे तार छेड़ देते थे कि इस स्पीड में आओ। ऐसा रोमांच है ना कि ऐसे हुआ है सुरमंडल पापा की तान 3 सप्तक की आए तो अब वो उस जगह दिखाए, और उसी समय मुझे गुलाम अली खां साहब दिखे। अब मैंने उनसे मन ही मन प्रार्थना किया कि एक तान अपनी आ जाइए, और वो तान आ गई। तो मेरे भैया का हाथ मेरे पीठ पे आया, बोले ओ हो क्या सपाट आए हो यार, कितना मुश्किल है 5 सुर में ये सपाट का दर्जा आना। हमने खां साहब को प्रणाम किया दिली दिल। फिर एक आवर्तन के बाद में बोले कि हाँ एक बार फिर से। अब एक बार फिर से मैं घबराया कि अब आएगा कि नहीं आएगा। भाई एक बार तो आ गए खां साहब। फिर उनका स्मरण किया। हमने कहा इज्जत बचा लीजिए खां साहब। आए और वो तान मार के चले गए। उसके बाद से मुझे बिलीव हुआ कि हम नहीं गाते हैं, कोई और गाता है, जो मेरे बड़े भाई कहते थे। अभी भी मैं गाते गाते किसी को भी आवाहन करता हूँ ना, कुछ राग ऐसे हैं, अब मारवा गाऊंगा तो आवाहन ऑटोमेटिक मेरा उस्ताद अमीर खां साहब के लिए हो जाएगा। पूरिया गाएंगे तो भीमसेन जी के लिए आवाहन हो जाएगा। तो वो लोग आते हैं और गा के चले जाते हैं, उनका ब्लेसिंग्स मिल जाता है। क्या बात है। तो अगर आप सच्चे हृदय से किसी को श्रद्धा करके आप आमंत्रित करिए तो आते हैं। क्या बात है। हमारे साथ कुछ आपके शिष्य भी हैं और दोस्त भी जी। आप में से किसी का कोई सवाल पंडित जी के साथ? सबसे पहले आपको प्रणाम। खुश रहिए। और हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि जहाँ इतनी अफरा तफरी वाला ज़माना इतनी तेज़ गति से भाग रहा है, वहाँ पर कुछ ठहराव का मौका मिला और कई सारे ऐसे विचार सुनने के मिले जिनका संवाद आत्मा तक गया है, सिर्फ दिल्ली तक नहीं गया है। मेरा नाम निखिल है और मेरी वैसे पढ़ाई मास कम्युनिकेशन में हुई, थोड़ी सी पढ़ाई मेरी NSD से भी हुई और मैंने दूरदर्शन में भी काम किया है। और सौभाग्य मेरा ये रहा है कि दूरदर्शन में ख्याल का एक आपका रिकॉर्डिंग था, उसमें मुझे रहने का मौका मिला, आपको देखने का मौका मिला। तो आपने एक उस समय पे एक बात कही थी जो आज भी मेरे स्मरण में रहती है कि जंक फूड की तरह आजकल जंक म्यूज़िक भी परोसा जा रहा है। बिल्कुल। तो ऐसे समय में बहुत कम लोग हैं जो कि हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कार है, हमारे जो क्लासिक अंदाज है उसको लेके आगे ले जाएं। हाल ही में कई बार ऐसा म्यूज़िक सुनने को मिलता है जिसे भजन क्लबिंग कह रहे हैं, जहाँ पर लोग भजन क्लासिकल फॉर्म में ट्रांस डाल के परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये क्या एक क्लासिक फॉर्म का बदलता हुआ स्वरूप है या इसके आगे भी कुछ नई दृष्टि आएगी? देखिए ऐसा है कि हमें जो परोसा जाता है, आज आप अपने बचपन में देखिए जब ये जंक फूड नहीं आए थे तो घर की सूखी रोटी ही वो अमृत की तरह लगती थी। आज चिप्स आ गए हैं, वेफर्स आ गए हैं और आपके लिए पिज़्ज़ा है, पास्ता है। हमारे यहाँ का ये डिश नहीं है। हमारे यहाँ का डिश है समोसा है, जलेबी है, कचौड़ी है, घर में बने हुए मठरी हैं। अब उन सब जमाने को आप
आगे खिसका के, ये पब्लिसिटी का ज़माना है, जो परोसा जा रहा है, जो आज टेलीविज़न में देख रहा है बच्चा, उसी का डिमांड करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो घर का खाना प्रीफर करते हैं। अब जैसे हम लोगों के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ, इसलिए नहीं असर हुआ कि हम बदलना नहीं चाहते हैं, हम अपनी परंपरा को लेके चलना चाहते हैं। आज कुछ उंगलियों पे गिने हुए कुछ कलाकार हैं जो अपनी परंपरा के साथ में जी रहे हैं, नहीं तो इतना बड़ा चेंजेज आ रहा है। आपने भजन का क्लबिंग किया, अभी शास्त्रीय संगीत में भी ऐसे ही क्लबिंग हो रहा है। पैसा जो है वो आदमी को बिगाड़ सकता है, और हम बिगड़ने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी मनी हो गई है। हम लोगों के जीवन में हम कहीं भी, मतलब मंदिर में भी गए ना, तो वहाँ अपेक्षा नहीं रखें। आज स्पीक मैके के भी प्रोग्राम में जाते हैं, लेक डैम में जाते हैं, तो इतना भी पैसा नहीं मिलता है कि मेरे महीने भर का पान का खर्चा निकले। लेकिन ईमानदारी से वहाँ भी गा के आते हैं, क्योंकि हमें ईमानदारी सिखाया गया है कि तुम अगर कहीं जा रहे हो तो उसके साथ न्याय करके आओ, वही परोसो जो तुम्हारा परंपरा रहा है। बच्चों को कम से कम वो तो देखने को मिलेगा। तो इसलिए चेंजेस तो होंगे ही, और फिर बदल के हम लौट के बुद्धू घर को आए वाली बात भी जो है, हम लौटेंगे, लेकिन बहुत देर हो चुका होगा। तो इसके लिए आप जैसे यंग लोगों को अपने संस्कृति के बचाव के लिए लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। आप अपने इर्द गिर्द अपने फ्रेंड सर्कल में इन सब चीज़ों को चर्चा कर सकते हैं कि यार हम अपनी परंपरा को कैसे बचाएं। तो अगर आप प्रयास करेंगे तो आपसे 2 लोग और जोड़ के उस, अगर 4 हो गए, 6 हो गए, 10 हो गए, तो इस तरीके से आप अपनी परंपरा को बचा सकते हैं, संरक्षित रख सकते हैं। तो हम लोग तो अपना प्रयास कर ही रहे हैं, आप जैसे लोग भी अगर प्रयास करेंगे तो हमारी संस्कृति बची रहेगी। बिल्कुल, मैं यहाँ मैं से थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि शास्त्रीय संगीत वैसे भी शांति का संगीत है भाई जी। तो नाच खेल के जब आप घर वापस आएंगे तो आपको शांति चाहिए और रिलैक्सेशन चाहिए। हमें कभी भी अपने संगीत को इस तरीके से, क्योंकि सेल वर्ड में यूज़ करना चाहूँगा क्योंकि इसी से भरण पोषण भी होता है, खाना पीना भी होता है, यही बिजनेस भी, यही सारे काम है, लेकिन हम वो चीज़ बेचना प्रेफर ही नहीं करते। हम नींद बेच रहे हैं, जैसे बहुत सारे बहुत अच्छे होटल्स के ये टैगलाइंस होते थे कि हम नींद बेचा करते थे। हमारा शास्त्रीय संगीत, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मुझे बचपन में जब स्कूल में मेरे दोस्त छेड़ा करते थे क्या ये सुबह सुबह असेंबली में आ करता है यार, नींद आ जाती है। तो मैंने कहा भाई मैं डीजे लगा देता हूँ, सो के दिखाओ, है ना। तो मैंने कहा कि मैं तुमको रिलैक्स करने के लिए गाना गा रहा था, ताकि तुम्हारा रिलैक्सेशन से तुम्हारा ब्रेन खुल जाता है। और हाल ही में स्पीक मैके के बहुत सारे कॉन्सर्ट्स में मैं बच्चों से ये बात करता हूँ, उनको बोलता हूँ कि लुक द अदर वे अराउंड। आप जिसे बोरिंग बोल रहे हैं, क्या वो रिलैक्सिंग है? आप उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप उसको बोरिंग के टर्म से हटा के रिलैक्सिंग के ऊपर डाल देंगे तो वो अपने टर्म्स पे आ जाएगा। लेकिन हम पहले बार में, पहले मकसद में जो भी चीज़ें दिखती है ना, हम सीधा उसको ग्रैब कर लेते कि यार ये तो बड़ा बोरिंग है क्योंकि मुझे नींद आ रहा है। नहीं, ये रिलैक्सिंग है, मुझे नींद आ रहा है। ये सभी कलाकारों को आगे, यूथ को भी आगे बढ़ाने वाली बात है। और रही बात ये भजन क्लबिंग और ये सारी चीज़ें कि ये तौर तरीके हैं, ये तो आता जाता समाज, ये तो लगा रहेगा। ऐसे तो जगराते भी हुए हैं, हम परेशान खुद भी हुए, अपने मोहल्ले में जगराते हो रहे हैं, ठीक है ईश्वर का नाम लिया जा रहा है, लेकिन इतनी जोर से लिया जा रहा है कि मैं तो मजाक करता था, मैंने कहा आज ही आवाज़ पहुंचा देंगे भगवान के पास फिल्मी गानों पे। और मुझे 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 डर ये लगता है कि कहीं भगवान ऊपर से हाथ पकड़ खींच भी ना ले अभी के अभी। इतनी ऊंची ऊंची गा रहे हैं। हाँ, नहीं मतलब शोर जो है ना जी, शोर म्यूजिक नहीं है। आज लोग वेस्टर्न म्यूजिक या जो भी सुनते हैं उसमें क्या समझते हैं, उन्हीं से पूछिए ना कि क्या समझ में आया। वो रिदम को एंजॉय करते हैं, बीट जो है उनको हिलाता रहता है पैर। आज आप गा रहे हैं, बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं, आपके साथ तबले वाले बैठे हैं, एक टुकड़ा तिहाई उन्होंने मारा कि क्लैपिंग मिला। झाले पे झाला। हाँ, मतलब वो एक्साइटमेंट जहाँ होता है वहाँ लोग क्लैप करते हैं। और हम लोग ऐसे गवैया हुए हैं कि लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया हमारे गाने के बीच में क्लैप मत करिए।
ना बीच में करिए ना एंड में करिए। हमारा जो म्यूज़िक है, जो हमारी हारमोनी है, उसके साथ आप ट्रेवल करिए अपने घर तक। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, डिपेंड करता है कि आप कैसे जीना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं। ठीक है। कैन आई वन मोर क्वेश्चन फॉर यू? अच्छा, मेरे से था। हाँ, लास्ट टाइम जब मैं मिला था तो आपकी मैंने अघोरी चालीसा सुनी थी। जी तो करीब 1.5 साल होने वाले हैं। जी। उन 1.5 सालों के अंदर मैंने उस अघोरी चालीसा को जो रिकॉर्ड किया था उसको मैंने लिखा भी, अरे वाह। फिर उसको कंठस्थ किया। अच्छा, आपने? मैं बुंदेलखंड क्षेत्र से आता हूँ अरे वाह। और मैंने बुंदेलखंड के कई सारे मंचों पर उस अघोरी चालीसा को प्रेजेंट किया है, ये कह के कि ये पंडित राजन मिश्र जी के घराने से निकली है। तो मुझे वहाँ से आशीर्वाद मिला। अरे वाह। सबसे बड़ा मेरे लिए अचीवमेंट ये था कि जब मैं एनएसडी में था, मेरी पढ़ाई चल रही थी, तो इन दिनों डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम जो हैं, जो कि बहुत बड़ी अपने आप में भारत की बहुत बड़ी ख्याति हैं, तो उन्होंने कहा कि अपने आप को 1.5 मिनट में प्रेजेंट करो, क्या हैं आप, क्या कर सकते हैं। तो मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि मैंने अघोरी चालीसा जो आपकी सुनी हुई थी, मैंने कहा मैं इसको हमारे यहाँ बुंदेलखंड बुंदेली भूमि है, वहाँ वीर रस की काफ़ी आला उदल गायन रहा है, तो मैं अघोरी चालीसा को वीर रस के थ्रू में ला सकता हूँ। बोले आप कैसे लाएंगे? तो पहले तो आप लोगों को ही मैंने कि उनको समर्पित है। सर आपने बताया ना कि जब हम लोग गाते हैं तो स्मरण कर लेते हैं, तो मैंने स्मरण किया और मैंने फिर उसको गाया। वाह। तो वो मुझे आशीर्वाद मिला और मुझे ऐसा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा सौभाग्य हुआ कि मैं ये बात आपसे कह पाऊंगा। अरे वाह। तो इसके लिए आपका धन्यवाद और थैंक यू सो मच। आप थैंक यू सो मच। और अघोरी चालीसा पे याद आया, ये बिटिया भी यहाँ बैठी है, इसने भी रिसाइट किया था। तो ये क्या है कि अब देखिए, कोई कंपोजिशन है, हम लोगों के कई ऐसे भजन हैं, कई बंदिशें हैं जो दूसरे लोग गाते हैं। जैसे हम लोग उस्ताद अमीर खां साहब या बड़े गुलाम अली खां साहब का कोई बंदिश गा रहे हैं, तो इट मीन्स कि मतलब वो हमें छुआ है, तभी हम उसको गा रहे हैं। तो इसी तरीके से अघोरी चालीसा आप जैसे यंग लोगों को, और बड़ा रिदमिक है और उसके शब्द भी बड़े क्लिष्ट हैं, तो आप लोग उसको अपना रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात। धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं मेरी पहचान देती हूँ। मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, मतलब मैं 18 साल की थी तब तक मैं गांव में बड़ी हुई हूँ, लेकिन मुझे बचपन से संगीत के लिए प्यार था। तो मैं गांव में बड़ी हुई हूँ, तो मुझे आसपास ऐसा कोई माहौल नहीं मिला जहाँ मैं संगीत सीख सकूँ। लेकिन उसके बाद मैं पुणे आई। हम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, मैं जानवी के साथ आई हूँ। तो पुणे में मैं उनसे मिली, तो जानवी और कुछ लोग हैं जिनके साथ मिलकर संगीत के लिए और मेरा प्यार बढ़ा। और जैसे आपने आशीर्वाद की वगैरह बात की, तो मैंने जब आपने जानवी की रील देखी थी और आपने रिपोस्ट भी की आपके शब्दों में, तो तब ऐसा हुआ था, हम बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। वो मेरी भी बहुत करीबी है जी। तो वो भी बहुत खुश हुई थी, उसके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए थे ये सब देख के, और वो तब से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी आपसे मिलने के लिए। और अभी ऐसा हुआ है कि उसका सिलेक्शन एक फेलोशिप के लिए हुआ, और हम जस्ट 2 दिन पहले यहाँ पे आए थे, और यहाँ आपसे मिलने के लिए भी उसका सिलेक्शन हुआ। ये बहुत मतलब एक आपस में तार जुड़ने जैसी बात हो गई, और उसके कारण मेरी भी आपसे मुलाकात हुई, तो मैं उस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू। और मेरा सवाल आप दोनों से ये है कि जब मैं सोचती हूँ एक कला के बारे में, मैं संगीत में उतनी ज़्यादा नहीं हूँ, कुछ थोड़ी बात दूसरी कला में हूँ, लेकिन एक कला का सोचा जाए तो संगीत का जब मैं सोचती हूँ, तो जब मैं बाकी लोगों को देखती हूँ तो एकदम डूब जाती हूँ उन सब चीज़ों में। और मैंने भी ऐसे एक्सपीरियंस किया है खुद की, जब बहुत ज़्यादा कोई डीप मन से कुछ कर रहा है तो आँखों में आंसू आ जाता है। तो कला से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो आप दोनों ने कला से ऐसी कौन सी चीज़ सीखी है जो आपने कहीं और से, किताबों से वगैरह कहीं से भी नहीं सीखी, जो बस संगीत से सीखी है? मेरा तो बहुत छोटा आंसर है, बेटा बनना सीखा। और उससे भी एक और आंसर ये है कि पापा हमेशा मुझे बोला करते थे कि अच्छे इंसान बन जाओगे तो जीवन में जो बनना चाहो बन जाओगे। तो ये कहीं ना कहीं वो पार्ट तो प्ले करता है। बाकी बिल्कुल नहीं, वो कनेक्टिविटी है। अगर हमारे स्वर का असर आपके ऊपर हो रहा है तो इसका मतलब कि हम दोनों एक साथ कनेक्ट हो गए हैं, और वो तभी होता है समर्पण से। जब आप अंदर से एकदम समर्पित भाव लेके बैठेंगी तो वो चीज़ आपको मिलना शुरू हो जाएगा, मांगना नहीं पड़ेगा।
वो स्वतः आपके पास आता चला जाएगा। काफी रूट की बात है ना, जैसे कला यही अब जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, पंडित बिरजू महाराज जी बड़े धुआंधार डांस करने वाले बहुत सारे लोग हैं, मतलब स्टेज पर धुआं उड़ता है, ऐसे भी डांसर्स हैं, इतना पैर पीटेंगे इतना, वो सिर्फ चल के आते थे माइक तक और डांस कंप्लीट हो जाता था। वो क्या कला थी, क्या साधना थी, बिल्कुल वो मतलब पाँव से लेके सर तक अगर आदमी उसी में समा जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ट्रांसफॉर्म हो जाए, वो कथक हुए उनका, तो मुझे लगता नहीं है मतलब इतना ज़्यादा डूबना, वो अपने ज़माने में, हम लोगों के ज़माने में संगीत जगत के वो एक नायक हुए। बार बार मेरे रिलेटिव हैं करके मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उनकी विद्या जो थी, कंप्लीट मेरे पिताजी हर समय डूबे हुए हैं। एक बार छोटा सा उदाहरण तुमको बताता हूँ। मेरे गुरु भाई थे, हैं अभी भी, भारत भूषण गोस्वामी जी, बहुत अच्छे सारंगी वादक हैं। उनको पिताजी सिखा रहे थे एक राग देवगंधार, और मैं अपना पैंट शर्ट पहन के एकदम कहीं जाने की तैयारी में था, लेकिन मुझे कान में आया कि कुछ नया कुछ सिखा रहे हैं। तो मैं भी जाके वो जहाँ सिखा रहे थे पिताजी बैठक में, वहाँ खड़ा होकर ऐसे ही, अरे भरत भैया आप आए हैं, नमस्कार नमस्कार। तो पिताजी बोले आओ बैठ जाओ, देखो भरत आए हैं। तो हम कहे नहीं हम आते हैं, ज़रा बड़ा ज़रूरी काम से जाना है। काम कुछ नहीं था, दोस्तों के बीच में अड्डेबाजी करने जाना था, और वो उनको सिखा रहे थे। तो मैं शाम को आया, मतलब दोपहर में आ गया, खाना वाना खा के सो गए। शाम को हमने कहा वो जो भरत भैया को आपने बंदिश सिखाई है कौन से राग में? बोले देवगंधार में था। तो हम बोले सिखा दीजिए। बोले यार वो तो बंदिशें भूल गए। तो हम बोले सवेरे सिखाए भूल भी गए, क्योंकि उनके टाइम पे हम उसको लिए नहीं, इसलिए उन्होंने दिया नहीं। उसके 8-10 साल के बाद में अचानक से बोले कि चलो सीख लो बंदिश। तो जो लोग होते हैं ऐसे आलतू फालतू में उठा के विद्यादान नहीं करते हैं, पहले पात्रता देखते हैं कि तुम उस पात्र के लायक हो कि नहीं। तो वो उन सब चीज़ों से जब हमारा साबका पढ़ा, तो अब जाके कुछ धीरे धीरे कितनी चीज़ें तो वो लेके चले गए, क्योंकि हम उस समय पात्र नहीं बने थे। आज इस उम्र में आके लगता है कि काश होते पिताजी तो कुछ और मिल जाता। सही। कितना मिस किए हैं, क्योंकि हमें अपना जो समय है वो हमें ज़्यादा प्रिय था। 4 दोस्तों के साथ में बैठना, बड़ी ऐसी ऐसी घटनाएं हैं हमारे जीवन में कि बदल दिया, पूरा नज़रिया बदल दिया उन्होंने कहा कि ये बैठक तुमको काम आएगा या संगीत काम आए। एक बार तो इतने मतलब कि कड़क होके बोल दिए। हम 4 दिन के लिए बनारस आए थे। तो ये होता है ना कि स्कूल कॉलेज के फ्रेंड हैं, चलो अड्डेबाजी कर रहे हैं, बातें हो रही हैं, यार दिल्ली में क्या चल रहा है, ये है वो। तो एक दिन उन्होंने बुलाया, बोले देखो बेटा ये धर्मशाला नहीं है, तुम भगवान जानता है ये धर्मशाला नहीं है कि तुम आए, नहाए, खाए, पिए, चले गए, फिर अपने खाने के टाइम पे आ गए, खा लिए, सो गए। यहाँ रहना है तो या तो गाओ या तो सुनो, और नहीं तो अपना दिल्ली का टिकट कटाओ, जाओ दिल्ली। बड़ा नाम हो गया राजन साजन, तुम्हारे पास इतना समय नहीं कि तुम संगीत करो। तो ऐसा लगा कि कोई बढ़िया भिंगा के दिया हुआ है। तो शाम को बैठे, बड़े बेमन से, जाना तो था अड्डे पे, लेकिन बेमन से वो चूंकि बात लगी तो बैठे, तानपुरा मिला के। तो थोड़ी देर बाद तानपुरा मिलाने के बाद मन भी लग गया, गाने भी लगे। तो आए, आके बोले ये तुमको आनंद दे रहा है कि वो अड्डेबाजी आनंद दे रहा है? तो वाकई वो बोलते थे मत गाओ, तानपुरा मिला के 5 मिनट सुन के रख के जाओ, लेकिन तानपुरा मिलाओ। तो जब तानपुरा ही मिल जाएगा तब तो गाने का मन करेगा ही करेगा।
तो इस तरीके से आप संगीत से जुड़ी हुई हैं, आपको अच्छा लगने लगा है, आपकी फ्रेंड भी जानवी भी बहुत अच्छा कर रही हैं, और मेरा बहुत सारा ब्लेसिंग्स है। संगीत से जुड़े रहिएगा तो हमेशा आप खुश रहेंगी। ज़रूर। मेरा ब्लेसिंग्स। थैंक यू। हमारे गुरु ने खिड़की खोल दी कि हर संगीत में आनंद ढूंढो। तो हमें बॉलीवुड का भी ऐसे ऐसे गाने पसंद हैं, हॉलीवुड का भी पसंद है। तो जो नेचर से जुड़ा रहेगा उसको हर चीज पसंद आएगा, बशर्ते वो संगीत हो। शोर नहीं पसंद।